दोस्तों जय हिंद। मैं हूं मेजर राकेश। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज अगले कुछ पलों के लिए मैं आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं और ये मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारी नेशनल आइडेंटिटी का एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। एक बहुत मशहूर शायर और पोएट हुए हैं मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने बहुत पहले लिखा था, आज़ादी से पहले लिखा था कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अब अगर इन पंक्तियों को देखें तो जिन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी, वो जो शायर थे, वो जो कवि थे, वो पाकिस्तान के, आज के पाकिस्तान के नेशनल पोइट हैं। और उन्होंने जो इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी 1947 से पहले, उसमें जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान था उसको प्रोपोगेट करने में, उसको बढ़ाने में और उसको जोर देने में, उसको एक असली जामा पहनाने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। आप इसके बारे में जानकारी गैदर कर सकते हैं। तो ये बात कहने के लिए अच्छी लगती है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, पर हस्ती हमारे देश की जो थी वो अब नहीं है, वो काफ़ी हद तक अब कमज़ोर पड़ चुकी है और पड़ती आ रही है। हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने एक बार लिखा था, हम क्या थे, क्या से क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें आज से समस्याएं सभी। तो अब मैथिली शरण गुप्त तो ये लिख कर चले गए, पर विचारने वाला और इनके ऊपर ध्यान देने वाले हमारे देश में शायद बहुत कम लोग हैं। आज मैं आपको जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है। हम में से बहुत लोगों के पास, बल्कि सबके पास ये आधार कार्ड होगा, जिसको हम आज की तारीख में जितनी भी हमारी जो इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो बाकी जगह जहाँ पर भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत पड़ती है, इसका इस्तेमाल होता है। पर क्या ये जो आइडेंटिटी कार्ड है, ये वाकई में हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है एज सिटीजन्स, उसको दर्शाता है, या ये ऑथेंटिकेट कार्ड है जो हम कह सकते हैं कि जिसके पास ये कार्ड है वो एक्चुअली में इंडिया का सिटीजन है। कुछ साल पहले नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, एनआरसी, उसके बाद जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हुआ और आप देख सकते हैं कि हमारे देश में उसके ऊपर कितने टाइम चक्का जाम रहा, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, घेराव करके रखा, और उसके ऊपर जो है कई जगह जो है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के ऊपर बहुत ज़्यादा विरोधाभास हुआ। क्यों हुआ विरोधाभास? क्यों हमारे देश में ऐसा तबका है, और जो जो कि बड़ा प्रोमिनेंट तबका है, जो इन पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स का विरोधाभास कर रहा है? क्यों आज 150 करोड़ के लगभग वाला देश, उसमें सिटीजन्स के पास कोई भी ऑथेंटिक नेशनल आइडेंटिटी ना डाटा है, ना कोई उसके ऊपर रिसर्च है, और ना ही हम ये मान सकते हैं कि जो भी हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड्स हम यूज़ करते हैं, चाहे वो वोटर आईडी ले लें, चाहे आधार कार्ड ले लें, वो एक्चुअली में ये प्रूव करते हैं कि जिसके पास भी ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं, कार्ड्स हैं, वो भारत देश का नागरिक है। क्योंकि आपको जो करोड़ों की तादाद में रोहिंग्यास इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करके आए, इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन जो है समुद्र से हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर से हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन कई बार बाई एयर से भी होती है, और इन्फिल्ट्रेशन करने के कई रास्ते हैं। नेपाल के थ्रू हो रही है, बांग्लादेश के थ्रू हो रही है, कहीं से भी हो रही है, और ऑर्गेनाइज्ड तरीके हैं इन्फिल्ट्रेशन कराने के और ये कार्ड बनवाने के,
इसके बारे में मेरे ख्याल से कोई सीक्रेट नहीं है, हम सब जानते हैं। आज हम एक ऐसे टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं कि जो हालत आज हम देख रहे हैं हमारे कश्मीर की हो रही है और कुछ हद तक अभी वेस्ट बंगाल में हो रही है, ये सब अ, बाकी हिस्सों में रिफ्लेक्ट होने के लिए और इस टाइप की जो इश्यूज हैं बाकी हिस्सों में भी आने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत साल पहले कहा था, जो मैंने अभी दोहराया है, पर हम शायद इसके ऊपर गौर करना नहीं चाहते। हम अभी अपनी ज़िंदगी में अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बहुत डूबे हुए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना इतिहास दिखाऊं तो कश्मीर एक ऐसा रीजन है जो जिसमें अभी जो जनवरी 1990 में जो कश्मीर में हिंदू एक्सोडस हुआ था, वो वहाँ का 7वां एक्सोडस था। पहला कश्मीर एक्सोडस 14th सेंचुरी में हुआ था, जब 14 to 15 सेंचुरी में कश्मीर बिकेम अ हिंदू माइनॉरिटी रीजन। कश्मीर में जो इस्लाम का इंट्रोडक्शन था वो हुआ था 14वीं ईस्वी में, जब सहदेव और रामचंद्र का राज्य होता था। और रामचंद्र को एक बुद्धिस्ट थे जिसको उन्होंने एम्प्लॉय किया था, रिंचिन उनका नाम था। रिंचिन कन्वर्टेड फ्रॉम बुद्धिज्म, ही किल्ड राजा रामचंद्र and he established the first Muslim empire in Kashmir, and along with him some 10,000 Kashmiri Pandits also got converted. That was the beginning of Islam in Kashmir Valley. उसके पश्चात कश्मीर में अगर आप इतिहास के पन्ने थोड़ा सा पलट के देखें तो ये जो 1990 में एक्सोडस हुआ है हिंदुओं का, इससे पहले 6 एक्सोडस और हो चुके हैं। और पहला एक्सोडस हुआ था, जैसा मैं बताया आपको, 14वीं-15वीं ईस्वी में, फिर 16वीं ईस्वी में। सर लगातार हर सेंचुरी में एक दो एक्सोडस होते रहे हैं। और अगर आप सचमुच थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या हालत हुई डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज करने के लिए। कितने लाखों लोगों को फोर्सेबली कन्वर्ट किया गया, कितनी औरतों ने कूदकर जान दी नदियों में, नालों में, कितने लोग वहाँ से भागकर कहाँ कहाँ बसे। ये अपने आप में एक बहुत ही मैं कहूँगा कि सेंटिमेंटल इशू है ये। और अगर आप में से किसी को उसके ऊपर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार डेमोग्राफिक पैटर्न को कश्मीर में चेंज किया गया। कश्मीर का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कश्मीर एक ऐसा बड़ा रीजन है आज की तारीख में जहाँ पर जो जो दिस वाज अ सीट ऑफ हिंदुइज्म एंड लेटर ऑन बुद्धिज्म बिफोर 14th-15th सेंचुरी। इन 1947 में जब हम आज़ादी मिली थी, तब कश्मीर में लगभग 20% हिंदू हुआ करते थे। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि इन 71 सालों में जो हिंदूज की पॉपुलेशन है वो वहाँ पर अब लगभग 2% के आसपास है। तो हमारे देखते देखते ही आप देखें कि डेमोग्राफिक पैटर्न कैसे वहाँ पर बदला गया है। और 1990 में जो वहाँ पर एक्सोडस हुआ, जो मारकाट मची, जो वहाँ नारे लगे, जो वहाँ पर मस्जिदों में ऐलान हुआ करते थे, उसके बारे में हम सब जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे हस्ती मिटी नहीं, पर हस्ती अब वो है भी नहीं, और हर दिन गुजरते हुए दिन के साथ एक कमज़ोर होती जा रही है। आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे कि तो देखेंगे आप कि आज की तारीख में हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको ऊपर रोक लगाना, उनको उनको ऊपर पथराव करना, धमकी देना, ये आम बात हो गई है। इस देश में जहाँ पर इतना ओपन कल्चर होता था और इतनी हम लोग हम सारे, भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा रिलीजन, कम्युनिटीज़, कल्चर जो भी आए यहाँ पर उनको स्वागत किया गया, उनको गले लगाए गए।
ये सब करते हुए शायद हम ये भूल गए कि हमारी भी अपना एक कल्चर है, हमारी भी अपनी एक सिविलाइजेशन है, हमें भी अपनी सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना है। आप दूसरों का अभिवादन करें, आप दूसरों को यहाँ पर स्वागत करें, उनको हेल्प करें। हमारा इतिहास रहा है ये। पर ये करते करते हम अब ऐसा टाइम आ गया है कि हमारा खुद का यहाँ पर जो पैटर्न है, हमारी खुद की जो हस्ती है, वो अब इस कगार पर पहुंच चुकी है कि आगे का जो इसके ऊपर जो आगे का फ्यूचर नज़र आता है, वो शायद इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा। आप ये देखेंगे कि अब हर रीजन में जो है कैसे जो है पूरा जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, वो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है वो सारे कल्चर को और सारा हमारा जो हमारे ट्रेडिशंस है उनको कैसे धीरे धीरे खराब कर रही है, बर्बाद कर रही है। हम एज अ सोसाइटी, इतना बड़ा देश, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन होने के बावजूद आज की तारीख में हमारी एज अ सिटीजन कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं है जिसको हमें बोल सकें कि ये हमारी नेशनल ऑथेंटिक आइडेंटिटी है। और अगर थोड़ी बहुत उसको कोशिश की जाती है उसके ऊपर काम करने की या उसको कोई शेप देने की, उसका जो विरोध हो रहा है, उस विरोध के चलते हुए शायद कोई भी आज की तारीख में इतना स्ट्रांग नहीं है, और हम ये कहें कि किसी में इतनी विल पावर नहीं है कि इसकी क्रिटिकलिटी को, इसकी सेंसिटिविटी को समझा जाए कि ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्यों हम लोग इतना सोए हुए हैं कि हम ये जो जैसा मैंने कहा कि एज अ दिस इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब ऑन आवर हेड्स। और इसके जो नुकसान होंगे फ्यूचर में, वो शायद जितना हम अभी तक दे चुके हैं उससे कहीं गुना होंगे। 1947 में जब हमारा बंटवारा हुआ, तब हमने उसको ब्रिटिशर्स के ऊपर लाद दिया कि ब्रिटिशर्स ने जो है हमको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत अलग किया। हम उसमें जो हमारी खुद की कमियां थी उनको हमने छुपा दिया, उनको हमने ढक दिया कि हमारी खुद की क्या कमियां थी, क्यों देश का बंटवारा हुआ, क्यों ऐसी हालत हुई कि जो लोग ये कहते थे कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उन्होंने ही इस हस्ती को डिवाइड कर दिया। और हम आज की तारीख में बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, हम सबको स्वागत करते हैं। वी आर अ सेक्युलर नेशन, यू नो, एवरी रिलीजन इज इक्वल हेयर, एवरी कम्युनिटी इज इक्वल हेयर। अच्छी बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम सबके लिए एक बराबर का जो है दर्जा, उसको हम चाहते हैं और उसके ऊपर हम अमल करते हैं। किंतु इसके चलते हुए हमारी इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है कि हमें आज की तारीख में अपनी नेशनल आइडेंटिटी एज अ सिटीजन को तलाश करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और वो भी आज की तारीख तक सफल नहीं हो पाई है। और जो अब हालत, धीरे धीरे हालात अब पैदा हो रहे हैं, वो उनको देखते हुए लगता है कि आने वाला टाइम और ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज लेके आएगा। क्योंकि हम अगर आज नेशनलिज्म, नेशनल आइडेंटिटी, नेशनलिस्टिक आइडियाज़ की बात करते हैं, तो उसका जो विरोधाभास होता है, उसका जो उसके ऊपर जो काउंटर अटैक्स किए जाते हैं, वो सचमुच ही बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंच चुके हैं। और अब लगता नहीं है कि इसके ऊपर हम सीरियसली कोई थिंक टैंक या कोई ऐसा हमारे पास एज अ सोसाइटी ऐसी सोच है कि हम इस प्रॉब्लम का एक्चुअल में रेजोल्यूशन चाहते भी हैं। और अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो एक वो बात होती है कि देर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। वन साइड इज डेफिनेटली हैविंग द अपर हैंड, और इसका जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए जो अंजाम होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। और आज की तारीख में जैसे असम में एक गिनती हुई थी, क्योंकि असम में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और है,
तो जो पहली गिनती हुई थी उसमें असम अकेले असम में ही 20 लाख के आसपास ऐसे लोग पाए गए थे who were found to be there illegally। एंड ये कहना कि वो गिनती भी सही है, मेरे ख्याल से वो भी एक, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब असम अकेले में ऐसी हालत है तो आप सोचिए कि पूरे देश में, इतने राज्यों में, हमारे इतने इलाकों में, इतने रीजन्स में, जहाँ चारों तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होती है और आधार कार्ड ऐसे बांटे जाते हैं जैसे न्यूज़पेपर बांटे जा रहे हों। कोई देर नहीं लगती आधार कार्ड मैन्युफैक्चर करके देने के लिए। तो क्या हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, क्या हमारा नेशनलिज्म है, और हम क्या ये सोचकर अपने आप को एक फॉल्स प्राइड के वहम में रखते हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया इस बात के ऊपर, हमारा ये कर्तव्य बनता है, हम एज इंडियंस, भारतीय होने के नाते हमारा खुद का कर्तव्य बनता है कि हम इसके पीछे क्या चाल है, इसके पीछे क्या सेल्फिश इंटरेस्ट्स हैं, इनको समझें, इनको जानें, और हो सके तो अपना एक योगदान दें कि हम इस अहम मुद्दे के ऊपर हम भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। और हो सके तो आने वाले टाइम में हमारे पास एक ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए जिससे हमें जान सकें कि हमारे देश में कौन वास्तव में इस देश का नागरिक है और कौन इस देश में इन्फिल्ट्रेट करके बाहर से आया है और आके बाद में बसा है। ये काम इतना आसान नहीं है, पर अगर इसको सीरियसली लिया जाए तो किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है वो तो जो कर रही है वो कर रही है। हमें एज अ समाज जब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। और मैं ये तीसरी बार कह रहा हूँ कि इसके अंजाम पूरे देश के लिए, हम लोगों के लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।